है एवरीवन। आज आप सुनने वाले हो मेरे साथ मेरी एक नई कहानी जिसका नाम है इश्क मुर्शिद। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक। शहर अयोध्या। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर बसा एक प्राचीन और धार्मिक शहर अयोध्या, जिसे राम जन्मभूमि के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से यह खुद में एक धार्मिक शहर भी है। तो वही यहाँ की तंग गलियों में मेहनती और जिंदा दिल इंसानों के बीच रहने वाला एक परिवार, जो यहाँ के काफ़ी सम्मानित लोगों में से एक है। राधे श्याम जी का एक भरा पूरा परिवार, जो काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे। आज उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। उनका पूरा मकान, जो इस वक्त फूलों और खूबसूरत लड़ियों से जगमगा रहा था। घर में भी काफ़ी चहलकदमी व मंगल गीत गूंज रहे थे। एक तरफ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने की तैयारियां चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस घर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखारा जा रहा था। तभी एक कीपैड फ़ोन के बटन को बार बार दबाते हुए राधे श्याम जी थोड़े झुंझलाते हुए बोले, आह, घर में शादी का माहौल है। पहले से ही गर्दन तक हम कर्ज में डूबे हुए हैं, और अब इस मोबाइल फ़ोन को भी अभी खराब होना था। कितनी बार हमने भी तो कहा है कि ये दरिया दिली छोड़कर खुद के बारे में सोचिए, लेकिन नहीं। आप ठहरे नेक इंसान, खुद रोटी नमक खाकर दूसरों की थाली में पनीर परोसेंगे। तो हम भी कह देते हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब आपके साथ साथ हम लोग भी कर्ज में डूबे हुए नजर आएंगे। जहाँ अभी अपनी बातों को कहते हुए 45 वर्षीय राधे श्याम जी चुप हुए ही थे कि तभी कमरे के भीतर आती हुई लगभग 40 वर्षीय महिला ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन राधे श्याम जी हल्का मुस्कुराते हुए उनके दोनों कंधों को पकड़ लिया था। निर्मला, कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम इस घर की लक्ष्मी हो, फिर मन में इतनी कड़वाहट तुम्हें जरा भी शोभा नहीं देता निर्मला। आप तो रहने ही दीजिए। आज आपके बड़े भाई की बेटी की शादी हो रही है, लेकिन कर्ज में आप डूबे हुए हैं। कभी सोचा है कि जब कल हमारी बेटी सिया की बारी आएगी, तब उसकी शादी के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। तुम देखना, अपनी सिया की शादी इतनी धूमधाम से करूँगा कि उसके शादी की शहनाई की आवाज़ पूरे अयोध्या में गूंजेगी, राधे श्याम जी ने कहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन निर्मला जी थोड़ी नाराज सी नजर आने लगी थी। अपने कंधों से उनकी हथेलियों को झटकते हुए कहा, रहने दीजिए, ये सब इतना आसान नहीं है। इसलिए दिन में ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। जैसे आप और आपकी बातें, वैसे ही आपकी बेटी भी है। आप बा बेटी मेरी समझ के बिल्कुल बाहर हो। और बेड पर फैले कपड़ों को तह लगाने लगी थी। तो वही राधे श्याम जी एक बार फिर से अपने फ़ोन के साथ जूझते हुए भी हल्का मुस्कुरा दिए थे। वो सब तो ठीक है निर्मला, लेकिन हमारी लाडू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। और कहाँ होगी? राम मंदिर गई है। कहती है कि जैसे इतने वर्षों बाद रामलला अपनी जन्मभूमि में लौटे हैं, वैसे ही एक दिन दिल्ली से उसे ब्याहने उसका राम भी आएगा। अभी भी कपड़ों के बीच उलझी हुई निर्मला जी ने थोड़ा झुझलाते हुए कहा था। लेकिन इस बार उनकी बातों को सुन राधे श्याम जी के चेहरे पर एक चिंता साफ झलकने लगी थी। तो वही दूसरी तरफ राम मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर घाघरा चोली पहने हुए एक लगभग 18 वर्ष की लड़की अपने हाथों में फूलों की मालाएं पकड़े बेतहाशा दौड़ती चली जा रही थी। गुलाबी होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस वक्त काजल से सनी उसकी आंखें भी चमक रही थी। लेकिन उसके पीछे दौड़ती एक उसके ही हम उम्र की लड़की, जो बार बार उसे ही आवाज़ देती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। सिया, सिया रुक ना। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फेफड़े निकलकर अभी बाहर आ जाएंगे, इसलिए अब मैं इसके आगे एक कदम भी नहीं चल सकती। काफ़ी बुरी तरह से हाँफते हुए वो लड़की उन सीढ़ियों पर ही बैठ गई थी। लेकिन मंदिर के भीतर पहुंचते ही वह दूसरी लड़की यानी कि सिया सामने रामलला की मूर्ति को देख अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था।
बाबा कहते हैं कि एक दिन मेरा राम जरूर आएगा, क्योंकि उसका और मेरा लग्न तो बचपन में तय हो चुका है। लेकिन राम जी, बाकी लोग तो इसके विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा राम बहुत बड़ा आदमी है, उसके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो हर रोज़ कपड़ों की तरह अपने लिए गाड़ियाँ बदलता है, सुबह शाम हर वक्त उसके आगे पीछे नौकर दौड़ते रहते हैं। उसके लिए तो उस दिल्ली में हजारों खूबसूरत लड़कियां पड़ी हुई हैं जो उससे ब्याह करने के लिए मर रही हैं। फिर वो मुझसे ब्याह क्यों करेगा? लेकिन राम जी, ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है ना, कि सिया का वरण करने सिर्फ उसका राम आएगा। फिर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों? इतना कहते हुए सिया ने अपने हाथ पकड़े माला को सामने ही रखते हुए उस मंदिर से बाहर निकल आई थी। तभी वो लड़की जो सीढ़ियों पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, सिया को मंदिर से बाहर निकलते देख उसकी तरफ ही दौड़ गई थी। क्या हुआ? राम जी से अपने राम को मांगा या नहीं? उस लड़की ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन सिया खामोश थी और उसी सीढ़ियों पर बैठते हुए काफी मायूसी से बोली, कंचन, लोग जो कहते हैं क्या वो सच है? इतना कहते हुए सिया की अब तक आंखों में एक नमी भी उतर आई थी, जिसे देख उसकी दोस्त कंचन भी उसके पास ही वापस से बैठ गई थी। देख, राधा जीजी की शादी में तेरे बाबा ने दूर दराज रहने वाले मेहमानों को भी बुलावा भेजा है। फिर मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली में बैठे अपने जिगरी दोस्त को शादी में आने का न्योता नहीं दिया होगा। इसलिए अभी हिम्मत रख, कल राधा जीजी का मेहंदी और संगीत है, फिर परसों शादी। अगर राम जी ने तेरी किस्मत में तेरे राम को लिखा होगा तो वो जरूर आएंगे। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए कंचन ने कहा था। लेकिन सिया अभी भी थोड़ी मायूस और इसी सोच में थी। पता नहीं इस वक्त राम क्या कर रहे होंगे। क्या वो भी राधा जीजी की शादी में आने के लिए तैयारियां कर रहे होंगे? तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसका दिन मेट्रो की स्पीड्स की तरह दौड़ दौड़ भाग दौड़ वाला, तो वही रातें चकाचौंध और खूबसूरत होती हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये भी मानना है कि दिल्ली दिलवालों की है। तो क्या इस दिलवालों की दिल्ली में सिया के राम का भी दिल उसके लिए ही धड़कता होगा? स्कूल ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, न्यू दिल्ली। सुबह का समय था, इसलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट कैंपस के भीतर जाता हुआ नजर आ रहा था। तभी कैंपस के पार्किंग एरिया के एक एक कार आकर रुकी, जिसमें से अपने कंधों पर एक बैग को टांगते हुए एक लड़का बाहर निकला और दूसरे हाथ की उंगलियों को अपने बालों में फेर लिया था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, अच्युत चौधरी। और उसके तरफ ही दो लड़के भी दौड़ पड़े थे, जिन्हें देख वो लड़का यानी कि अच्युत भी मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को हवा में लहराया ही था कि तभी कार के भीतर से उसे थोड़ा दूर धक्का देते हुए एक लड़की हल्के गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर निकली। अबे थोड़ा दूर हट, तेरी शोबाजी तो ऐसे चलती है जैसे कि तू यूनिवर्सिटी का कोई सेलिब्रिटी हो। इतना कहते हुए वो लड़की भी बाहर आने के साथ साथ अभी अपने स्कर्ट को ठीक कर ही रही थी कि वह दो लड़के जो अच्युत को हाई फाइव करते हुए उसके भी कंधों को हल्का थपथपा दिया था। हे राध्या, व्हाट्सअप। लेकिन वो लड़की राध्या गुस्से में ही उन्हें घूरते हुए वहाँ से आगे बढ़ गई थी। तभी अचानक से उसके सामने काफ़ी स्पीड में एक स्पोर्ट्स बाइक आकर रुकी, जिसे देख राध्या थोड़ी चिहुक सी गई थी। लेकिन उसके पीछे खड़ा अच्युत और वो दोनों बाकी लड़के राध्या की तरफ दौड़ पड़े थे। तभी बाइक पर सवार एक लड़की और एक लड़के के हंसने की आवाज़ को सुन राध्या गुस्से में ही लगभग झुझला उठी थी। ओह, जस्ट शट अप, यू बोथ आर। हे स्वीटी, थोड़ा गुस्सा कम कर और ये देख मेरी न्यू स्पोर्ट्स बाइक। चल आप बैठ, तुझे दिल्ली घुमा कर लाता हूँ। जहाँ अभी राध्या गुस्से में उन दोनों को कुछ कहती, उससे पहले ही बाइक पर सवार उस लड़के ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन पीछे खड़ा अच्युत इस बार उसे कोई जवाब देना चाहता था। लेकिन तभी राध्या
उसकी कलाई को पकड़ते हुए हल्का मुस्कुरा दी थी। रौनक, तेरी इस बाइक पर मैं तो क्या, मेरी जूती भी नहीं बैठेगी। अच्छी बात है, अगर मेरे पर नहीं बैठ सकती तो कम से कम अपने इस ममेरे भाई से ही बोल दे कि छोटे बच्चों की तरह ड्राइवर के साथ कॉलेज आने की बजाय तुझे एक स्पोर्ट्स बाइक पर लेकर आया कर। आफ्टर ऑल, दिल्ली का फेमस चौधरी खानदान अपने बेटे के लिए एक स्पोर्ट्स बाइक तो खरीद ही सकता है ना। उस लड़के यानी कि रौनक का इशारा इस वक्त अच्युत की तरफ ही था, जहाँ इस वक्त उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान भी कायम था, जैसे ही वह अच्युत का उपहास उड़ा रहा हो। क्योंकि उसे समझते हुए अच्युत के चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। यहाँ तक कि गुस्से में उसकी मुट्ठियाँ भी कस चुकी थीं और तभी उसने अपनी उस बंद मुट्ठी से रौनक के मुंह पर एक जोरदार पंच भी जड़ दिया था, जिसे रौनक संभाल नहीं पाया था और पीछे बैठी उस लड़की और अपनी स्पोर्ट्स बाइक के साथ ही नीचे गिर गया था। तो वही बात कहीं ज़्यादा बिगड़ न जाए, राध्या के साथ उसके दोनों दोस्त उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले गए थे। तभी वहाँ मौजूद कुछ स्टूडेंट्स ने आगे बढ़कर रौनक की बाइक को सीधा करते हुए उन दोनों को भी खड़ा होने में मदद करने लगे। तभी रौनक के साथ खड़ी वो लड़की थोड़े गुस्से में रौनक के बाजू पर मारते हुए बोली, देख, आज मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। तुझे वो राध्या पसंद है तो उसके साथ थोड़ा तमीज से पेश आया कर, तभी वो तुझे घास भी डालेगी। आई बात समझ में? तू सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुझे वो अच्युत का बच्चा पसंद है, और जब मैं उसकी बेइज्जती करता हूँ तो तुझे। जहाँ भी रौनक ने इतना ही कहा था कि तभी वो लड़की गुस्से में उसके कानों को मरोड़ते हुए बोली, आज तू घर चल, आज तेरी शिकायत डैड से करूँगी, लेकिन उससे पहले आज शाम तू वेदिका दी से डंडे खाएगा, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। आह तुलिका, मेरी माँ, मेरी प्यारी बहन, पहले मेरा कान तो छोड़। जहाँ एक तरफ रौनक तुलिका से उसके कान छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा उठा था, तो वही दूसरी तरफ अच्युत गुस्से में एक कैब में बैठते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था, जिसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके दोनों दोस्त थोड़े परेशान नजर आने लगे थे। लेकिन राध्या नॉर्मल थी, जिसे देख उसके एक दोस्त ने कहा, यार राध्या, ये गुस्से में कहाँ चला गया? डोंट वरी, ये कहीं और नहीं बल्कि राम भाई के पास गया है। हल्का मुस्कुराते हुए राध्या ने कहा, लेकिन वो दोनों चौंक से गए थे। राम भाई के पास? लेकिन क्यों? उनसे जाकर खुद के लिए भी एक स्पोर्ट्स बाइक की डिमांड करेगा, राध्या ने आगे कहा। लेकिन इस बार वो दोनों कंफ्यूज थे। तो क्या राम भाई उसकी डिमांड पूरी करेंगे? लेकिन इस बार जवाब में राध्या बस तिरछा मुस्कुरा दी थी। तो उधर दूसरी तरफ दिल्ली में ही अयोध्या के राधे श्याम जी के जिगरी दोस्त कृष्णकांत चौधरी का कृष्णा एंड सन्स ज्वेलर्स का एक बड़े स्तर पर वह भव्य ज्वेलरी का शोरूम, जिसके वाइस प्रेसिडेंट के केबिन के भीतर बैठा एक लगभग 24 वर्षीय शख्स ऑफिशियल सूट में अभी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को ठीक कर ही रहा था कि तभी सामने टेबल पर रखा उसका फ़ोन बज उठा था। लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर वेदिका का नाम फ्लैश होता देख उसके होंठ हल्का मुस्कुरा दिए थे। यस बेब्स, व्हाट्सअप, उस शख्स ने कहा, जिसके जवाब में फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स यानी कि वेदिका ने कहा, हाय राम, मिसिंग यू। आई विश कि तुम भी हमारे साथ इस ट्रिप पर चलते, हम साथ में कितना एंजॉय करते। जिसे सुनते ही वह शख्स यानी कि राम एक बार फिर से हल्का मुस्कुरा दिया था। आई एम सॉरी बेब्स, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाता, लेकिन तुम डैड के नेचर को जानती हो ना, और उनकी जिद जिसे कोई मना नहीं कर सकता। वो विद फैमिली अपने दोस्त की बेटी की शादी में अयोध्या जाना चाहते हैं। आई एम सॉरी सर, लेकिन वो बाहर, अच्युत सर आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं। जहाँ भी राम वेदिका से कॉल पर बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसके केबिन के भीतर आते हुए एक दूसरे शख्स ने कहा, जिसके चेहरे पर एक घबराहट भी साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसकी बातों को सुन राम थोड़ा चौंक सा गया था।
अच्युत इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? आई डोंट नो सर, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं, उस शख्स ने आगे कहा था, जिसकी बातों को सुन इस बार राम की भौहें सिकुड़ चुकी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको मेरी ये नई स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।